हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो जो जे एशियान एसोसिएशन है, हमने इसके लास्ट सेशन में किया कि इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो आज हम करते हैं जो एशियान ग्रुप है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसमें साउथ एशिया की 10 कंट्रीज आती हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, इसका चार्टर एंड समिट्स। जो एशियान ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है, क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन के बाद देखा जाए ये 10 कंट्रीज मिलकर वर्ल्ड की जीडीपी में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो इनकी जो जीडीपी है इंडियन इकोनॉमी से भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह जो एशियान है बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। तो इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, मीनिंग जो जे एसोसिएशन बनाई गई है इसकी वर्किंग कैसे चलती है। इसकी वर्किंग के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे पहले सबसे अपर अथॉरिटी आती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का मीनिंग क्या है, जो 10 मेंबर नेशंस हैं इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं जे मिलकर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हैं वो बनाते हैं। सो इट इज कंसिस्ट ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द मेंबर स्टेट। जी सभी मेंबर स्टेट्स हैं आपस में मिलती हैं, इनकी मीटिंग्स होती है जिसके पास सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है। जो भी समिट्स होती हैं, समिट्स में हाईएस्ट अथॉरिटी किसके पास होती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के पास, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इनके पास। जी एनुअल बेस पर मीटिंग्स होती हैं, जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है तो इनके पास ही सभी डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है। तो ये हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस पर हैं। तो टॉप पर होगी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो क्या करती है, इट होल्ड पीरियोडिकल कंसल्टेशन विद रिगार्ड टू वेरियस मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट लाइक एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनर्जी, साइंस, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन। तो बहुत सारे जितने भी मैटर्स हैं जिसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर रहे हैं, पॉलिटिकल कोऑपरेशन कर रहे हैं एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी आज के टाइम में इनमें स्टार्ट हो चुका है। तो जिनकी जो भी डिसीजंस हैं सभी की सभी डिसीजंस किसके द्वारा लिए जाते हैं, इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो ये सबसे टॉप पर होगी। और उसके बाद नंबर 2 पर आती है दी स्टैंडिंग कमेटीज। स्टैंडिंग कमेटीज क्या होती हैं, जब जरूरत होती है तो जो भी एजेंडा तैयार किया जाता है इन स्टैंडिंग कमेटीज के थ्रू ही किया जाता है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसिस है, इनका एजेंडा क्या होगा, इसके प्रोग्राम को कैसे इन्होंने रिपोर्ट तैयार करनी है, कैसे इन्होंने एजेंडा डिफाइन करना है, उसका मोटो क्या होना चाहिए, ये सभी काम स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू किए जाते हैं। स्टैंडिंग कमेटी है जी कब मीट करती है, इट मीट व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत होती है। तो जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इश्यूज के ऊपर पहले स्टैंडिंग कमेटी है वो कमेटी बैठती है, उसके बाद वो एजेंडा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद जाता है। तो इट मीट व्हेन रिक्वायर्ड एंड बिटवीन द मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स फॉर कंसल्टेशन। जब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसिस होती हैं इन मीटिंग्स में भी जब जो भी कंसल्टेशन है इसके लिए बुलाया जाता है तो स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग होती है। तो जो स्टैंडिंग कमेटी है इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, इट इज कंसिस्ट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ होस्ट कंट्री, मीनिंग 10 मेंबर नेशन है तो इनमें से एक कंट्री क्या करेगी, होस्ट करेगी, बाकी 9 कंट्रीज हैं तो 9 कंट्रीज के कौन आते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं। तो 9 कंट्रीज के एम्बेसडर हैं, आपस में मिलते हैं, सभी डिसीजंस लेते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, स्टैंडिंग कमेटी। तो जो जे होस्ट कंट्री है ये रोटेशनल होती है,
तो जे रोटेशन वाइज हर एक कंट्री में एक कंट्री होस्ट बनती जाती है, बाकी 9 कंट्रीज के जो एम्बेसडर हैं इस मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। तो ये होगी स्टैंडिंग कमेटी। और उसके बाद आते हैं सेक्रेटेरिएट। जो सेक्रेटेरिएट है इसको 1976 है इसमें इस्टेब्लिश किया जाता है। सेक्रेटेरिएट क्या है? इट इज़ अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट बॉडी, एक परमानेंट डिपार्टमेंट है जिसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1976 में। ऑल्दो जो एशियान समिट है, एशियान के मेंबर्स हैं जे कब मिलते हैं, कब जे ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं? इन 1967 में। लेकिन जे अपना हेड क्वार्टर है कब इस्टेब्लिश करते हैं? 76 में, जो कहाँ पर है? जकार्ता में, जो इंडोनेशिया में है। तो इसको सेक्रेटेरिएट कहा जाता है। तो जितनी भी मीटिंग्स होती है तो इसके लिए जो भी मेंबर्स हैं, जो सेक्रेटेरिएट का स्टाफ है वो इनकी हेल्प करता है। एंड जो इसका हेड होता है सेक्रेटेरिएट का उसको कहते हैं सेक्रेटरी जनरल। जो एशियान मेंबर्स हैं इनको एडवाइस भी देता है, कोऑर्डिनेट करता है एंड इम्प्लीमेंट करता है। जो भी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी पॉलिसीज ली जाती हैं, उन पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करना, इम्प्लीमेंट करना, उन पर एडवाइस देना जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसका मेन काम होता है, जो सेक्रेटेरिएट का भी हेड होता है। इस तरह इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो जाता है। तो जो एशियन है, एशियन के जो मेंबर्स हैं वो चार्टर को कब साइन करते हैं? तो अब हम करते हैं चार्टर ऑफ एशियन। मीन्स जो चार्टर है, चार्टर को कब लिया जाता है? चार्टर क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हर एक जो भी एडवाइसेस हैं उनको जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, इनकी क्या क्या पॉलिसीज हैं, डिटर्मिनेशन क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जे कैसी मीटिंग करेंगे, इनकी समिट्स कब होंगी और इनके डिसीजन हैं वो डिसीजन इम्प्लीमेंट कैसे किए जाएंगे, और कभी डिस्प्यूट होता है डिस्प्यूट के रिगार्डिंग रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए भी हर एक मैकेनिज्म है वो किसमें डिफाइन किया गया है? चार्टर में ही डिफाइन किया गया है। तो जो चार्टर ऑफ एशियन है वो क्या है? इट सर्व्स एज अ फर्म फाउंडेशन इन अचीविंग द एशियन कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग लीगल स्टेटस एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर एशियन। मीन जो इसके 10 मेंबर कंट्रीज हैं, जे मेंबर कंट्रीज क्या कुछ अचीव करना चाहती हैं, इनको लीगल स्टेटस प्रोवाइड कराना जे किसके थ्रू किया गया था? चार्टर के थ्रू किया गया था। तो स्टार्टिंग में जे एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। इनका पर्पस क्या था? हमारी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन है इसको इंक्रीज करना बाय इनफॉर्मल वे, ना कि जे फॉर्मल वे से इसको इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसीलिए बाद में जब फॉर्मलाइज हो जाता है तो इसका चार्टर भी अडॉप्ट किया जाता है। तो इसका जो चार्टर है अडॉप्ट किया जाता है इन 30th समिट इन नवंबर 2007 में। एंड जो सब कंट्रीज हैं वो साइन कर देती हैं। उसके बाद जो इफेक्टिव में आता है दिसंबर 2008 में। तो इसके बाद इसकी जो समिट्स हैं बाय एनुअल होने लग जाती हैं। पहले इसकी एनुअल समिट्स होती थी। तो उसके बाद जो चार्टर है, चार्टर भी प्रेम्बल से ही स्टार्ट होता है। चार्टर के 13th चैप्टर है और 55 आर्टिकल्स हैं जिसमें नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन है, सब कुछ डिफाइन किया गया है। तो जो चार्टर है इट कोडिफाइज एशियन नॉर्म्स, रूल्स, वैल्यूज, सेट्स क्लियर टारगेट, जे क्या अपने ऑब्जेक्टिव है अचीव करना चाहते हैं, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब कुछ चार्टर में डिफाइन है। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? एंड इट प्रेजेंट्स अकाउंटेबिलिटी एंड कॉम्प्लायंस। मीन्स ये सब कुछ डिफाइन करता है। अगर इसकी पॉलिसीज हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन है जो अकाउंटेबल होगा, और उसकी हेल्प के लिए जैसे सेक्रेटेरिएट है कैसे कॉम्प्लाइंस करती है, सब कुछ इसमें डिफाइन कर दिया गया है। तो चार्टर के बाद आते हैं इसकी समिट्स ऑफ एशियन। जो इसकी समिट्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जो समिट्स हैं, समिट्स किसके साथ होती हैं? इट कंप्राइजेस ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट ऑफ मेंबर स्टेट्स। जो मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर स्टेट्स के हेड और स्टेट्स मिलते हैं
तो वो क्या करते हैं, समिट्स हैं, समिट्स का पार्ट बनते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है। जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, जैसे हेड्स और स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें कौन होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं। तो जो कुछ भी होता है समिट्स में, तो इसकी सभी की सभी इम्प्लीमेंटेशन इसी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही की जाती हैं। तो इन चार्टर समिट्स हेल्ड ट्वाइस एनुअली, पहले जी क्या होती थी, साल में एक बार होती थी, अब साल में 2 टाइम्स होती है, जून में और नवंबर और दिसंबर में। एंड जो भी समिट्स हैं, समिट्स में जो भी जो मेंबर्स हैं, हेड ऑफ स्टेट्स हैं, इट विल बी, जो चार्टर है वो डिफाइन करता है, इट विल बी द सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ एशियन विच टेक डिसीजंस ऑन की इश्यूज, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं इन पर डिसीजंस लेती हैं। एंड जो इमरजेंसी सिचुएशन है इसको भी ये एड्रेस करती है बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शंस। जैसे अब कोविड-19 था, उसके टाइम भी इन्होंने स्पेशल समिट की थी। इस तरह जो स्पेशल मीटिंग्स हैं वो मीटिंग्स भी हेल्ड करती हैं। उसके बाद आता है डिफरेंट समिट्स ऑफ एशियन, जो एशियन कंट्रीज हैं इसकी डिफरेंट समिट्स भी होती हैं। डिफरेंट समिट्स का मीनिंग क्या है कि इसकी कितने टाइप्स की समिट्स होगी, जैसे फॉर्मल होगी, इनफॉर्मल होगी, स्पेशल होगी। तो डिफरेंट समिट्स कैसे हो रही हैं, तो इसकी जो फर्स्ट समिट थी, जो फॉर्मल समिट थी, वो 1976 में इंडोनेशिया में होती है। उसके बाद जे बाय एनुअली हो जाती है सिंस 2009 से, पहले जे एनुअल भी नहीं होती थी और इसके बाद ही जे एनुअल होती है, बाद में बाय एनुअल हो जाती है। अब तक इसकी समिट्स हो चुकी हैं वो 39 फॉर्मल समिट्स हो चुकी हैं। अब जो आने वाली समिट्स है वो कब होगी, 40th एंड 41st, वो क्या होगी, इसकी अगली आने वाली समिट होगी जो अक्टूबर और नवंबर 2022 में होएगी। और क्योंकि अब जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस टाइम तक जो भी समिट्स हुई हैं 38th एंड 39th, हम इसको साथ में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले जो बाई एनुअल हो रही थी 1 जून में हो जाती थी, 1 नवंबर तक हो जाती थी, और उसके बाद क्या होता है, कोविड-19 के बाद जो चीज समिट्स हुई हैं इनको एक ही टाइम में किया गया है, जैसे 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक। तो इसका नाम क्या दिया गया था, 38th एंड 39th समिट, जो 2021 में हुई थी, ब्रुनेई में हुई थी। एंड ऐसे ही जो नेक्स्ट समिट होगी वो 40th एंड 41st होगी, इसीलिए इसका नाम भी ऐसे ही दिया गया है। जो जून और नवंबर में होनी थी उसको एक ही कर दी गई। तो इस तरह जे नाम कैसे दे रहे हैं, बाय एनुअल का ही नाम दे रहे हैं। जो फॉर्मल समिट्स है इसके अलावा इनफॉर्मल समिट्स भी होती हैं। इनफॉर्मल समिट जैसे आज तक 4 टाइम्स इनफॉर्मल समिट्स हैं वो हो चुकी हैं, जो कब हुई थी, लास्ट नवंबर 2000 में सिंगापुर में होती है। एंड एक स्पेशल समिट्स होती है जो 14 अप्रैल 2020 में वियतनाम में होती है, जो किसके लिए होती है, कोविड-19 के लिए होती है, जिसमें जो आपस में कंट्रीज मिलकर कोऑपरेशन के लिए स्टेप्स हैं वो लेते हैं ताकि इनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो सके। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, चार्टर एंड समिट्स की हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इसकी कम्युनिटीज़ जो इन्होंने अपनी इकोनॉमी है उनको डिवेल्प करने के लिए इस्टेब्लिश की हैं। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।